नमस्कार दोस्तों। सिविल सर्विस के प्रीलिम्स प्रिपरेशन में पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर सारे हमारे वीडियोस को देखे हैं और इतने सारे लाइक्स आए हैं। और बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर कुछ प्रश्न आता है इसके ऊपर तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स प्रश्न पूछ रहे हैं इस पर, और मेरे से जो हम हर संभव हो पा रहा है मैं उसे आंसर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप प्रश्न पूछें और कोशिश करें कि जो क्विज़ होती है इससे एसोसिएटेड, जो गूगल सीट पे क्विज़ पूछी जाती है उसका आप आंसर करें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप तक आसानी से पहुँच पाएँ। तो अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये अपने 5वें लेक्चर सीरीज़ में एक्चुअली हम लोग PT 365 विज़न IAS की डिस्कस कर रहे थे। PT 365 जिसमें पॉलिटी को, तो इसमें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर रखा है बेसिक स्ट्रक्चर, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर, ये सारा OBCs। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने काफ़ी डीप में डिस्कस करा, और राज्यसभा को डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों को डिस्कस किया। उसके बाद अभी फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को आगे ले जाने में ये बोरोइंग पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और फिर इंटर स्टेट काउंसिल, जैसे कि आपने सेंटर स्टेट रिलेशन में इंटर स्टेट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जुडिशरी में फिर मैकेनिज्म टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जज डिस्कस करेंगे। ई अदालत थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इलेक्शन में सिमुल्टेनियस इलेक्शन ये डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है ये डिस्कस करेंगे। वोटिंग राइट्स टू NRI डिस्कस करेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है तो भी आप चाहें तो एक बार वीडियो इसलिए देख सकते हैं पूरा, क्योंकि काफ़ी समय नहीं लगता। अगर 5-6 वीडियोज़ में पूरी ये PT 365 पॉलिटी की कवर है तो हार्डली आपको 2 या 2.5 घंटा लगेगा। तो आप देख पाएंगे कि किस एंगल से देखना है। और अभी फ़िलहाल आपका मेंस का प्रीलिम्स का डेट एक्सटेंड हो गया है, 10 अक्टूबर हो गया है, तो आपके पास काफ़ी समय है। तो आप चाहेंगे तो इसी माध्यम से आप उस एक एनालिटिकल थिंकिंग भी डेवलप कर पाएंगे इस सब्जेक्ट को लेकर कि कैसे उसे आप डील करेंगे। तो ठीक है, चलिए अभी हम लोग चलते हैं अगले अपने सेक्शन में, बोरोइंग पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। तो बोरोइंग पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट में आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोरोइंग लिमिट को इंक्रीज़ करा फ्रॉम 3% टू 5%। तो आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? तो इससे रिलेटेड पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस विजन IAS ने यहाँ पर आपको दे रखा है कि अंडर आर्टिकल 292 ये प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जहाँ पर ये डिसाइड करता है कि बोरोइंग पावर क्या होनी चाहिए। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाते हैं। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 292 पर ले जाता हूँ। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे बेसिक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि जनरली कोई भी बुक जो आती है, लक्ष्मीकांत या ये क्या है, कमेंट्री है, तो उसमें उनका अपना इंटरप्रिटेशंस भी कुछ हद तक होता है। और आप बिल्कुल अगर सारे टेस्ट देखेंगे एग्जैक्ट एक बार तो ग्लिम्स होनी ही चाहिए आपको, तो उससे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। तो आर्टिकल 292 पे आते हैं। देखिए, ये देखिए आर्टिकल 292। आर्टिकल 292 जो है वो बोरोइंग डिस्कस करता है। अब देखिए, बोरोइंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एक्सटेंड बोरोइंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद इन सच लिमिट्स इफ एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। तो आपको याद होगा कि पार्लियामेंट वो भी बनाती है FRBM एक्ट, है ना, तो उसके अंदर भी कितनी बोरोइंग होनी चाहिए वो सब डिसाइड होती है। तो ये सब और भी जो भी कंडीशंस है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्जीक्यूटिव पावर होती है। इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, एक्जीक्यूटिव खुद डिसाइड करता है कितना बोरो करना है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बोरोइंग करता है ये आप अपने कंट्री से बाहर से भी बोरो कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 293 जो बोरोइंग बाय स्टेट्स लिखा है, इसमें क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल the executive power of a state extend to borrowing within the territory of India upon the security of consolidated fund of a state within such limits if any as may from time to time be fixed by the legislature of the state by law and to giving the guarantees within such limits। सेम है जो सेंटर के लिए है कि वो अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड जो है उसको गारंटी पे रख के बोरोइंग करेगी,
सेम स्टेट को दे रखा है कि वो बोरो कर सकती है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कंट्री के अंदर। ये कंट्री के बाहर भी कर सकती है, बट ये कंट्री के अंदर बोरो करेगी, और वो सब्जेक्ट टू द लेजिस्लेशन फिक्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अभी यहाँ तक में सेंटर का रोल नहीं है, लेकिन आप जैसे ही अगले आर्टिकल में जाएंगे, देखिए ये 293 का थर्ड आर्टिकल देखिएगा, इसमें लिखता है ए स्टेट may not without the consent of the government of India raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the state by the government of India or by its predecessor government, or in respect of which a guarantee has been given by the government of India or by its predecessor government। अब बस यहीं पे ये कंसेप्ट आ गया, यही जो है मेन चीज़ है। अब आप सोचिए कि करीब करीब जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उसे ऑलरेडी कोई ना कोई आउटस्टैंडिंग लोन उसका होता ही है, और या ना सेंट्रल गवर्नमेंट कभी ना कभी उससे लोन ले, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लोग लोन ले रखते हैं, तो बिना इनके कंसेंट के कोई काम नहीं हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट जरूरी होती है अगर स्टेट को लोन रेज करना होगा तो। बस इसी कंडीशन के अंतर्गत अभी चूंकि आप जानते हैं कि कोविड के समय में टैक्सेशन उतना रियलाइजेशन नहीं हुआ होगा, जिस कारण स्टेट की जो एक्सचेकर है वो कम है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आप बोरो 5% तक करो, उसकी परमिशन दी। ओके, गॉट इट। अब जैसा कि हम लोग हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि थोड़ा हम लोग एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे, जैसे अगर मान लो आर्टिकल 292, 293 बोरोइंग का डिस्कस किया, थोड़ा आगे भी पीछे भी देखते हैं, तो इसलिए मैं आपको ले जाऊंगा। अभी देखो एक्चुअली ये आर्टिकल आप यहाँ देखिए 200, ये देखिए, अब आप ये देखिए पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। स्टेट और यूनियन के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो उसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में डिस्कस करता है, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि जो भी लॉ बनाई जाएगी स्टेट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा सब जगह वैलिड होगी। तो ये जो लेजिस्लेटिव पावर जिसे है, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वो फाइनेंस का भी आएगा। तो इसलिए ये देखो ये आर्टिकल 245, 246 ये यही सेक्शन है जिसमें ये सारा चीज़ डिस्कस हुआ है। ये है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। इसी में जब चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव पावर है, और इसी में जब चैप्टर 2 में आओगे आप, फिर यहाँ पे जब सेक्शन हम लोग 290 पे आए थे, 292 पे थे, हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर 2 है वो बोरोइंग का कंसेप्ट है कि बोरोइंग के लिए क्या होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि ये ऐसे है। और अभी हम लोग जस्ट आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन में, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये इंटरस्टेट काउंसिल्स। तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें कैसे आर्टिकल 263 जो है उसमें उसका यूज़ किया है, फिर रिवर डिस्प्यूट वाटर बोर्ड, जस्ट अभी हम लोग जाएंगे उस पर ही। तो ठीक है, ये तो हो गया कि इसमें इस डोमेस्टिक रेस कर सकते हैं, ये अब्रोड से भी रेस कर सकते हैं। अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ये कुछ इसमें अब खास नहीं है। ये देखो कंसोलिडेट सिंकिंग फंड के बारे में बात किया, थोड़ा सा जानकारी रखना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पूछ देंगे, हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कभी कभी क्या होगा कि कोई कोई प्रश्न पूछते हैं जहाँ पे स्टेट के फाइनेंस के ऊपर प्रश्न आती है कि भाई स्टेट के पास बहुत रिसोर्सेस नहीं है और जीएसटी आ गया है, उसके बाद जो डिवॉल्यूशन होती है जो पैसे वही मिलते हैं, अपना कुछ खास रिसोर्स नहीं होता, तो इसमें क्या करना चाहिए। तो वो सब में जब आप आंसर लिखोगे तो अपने आंसर को मजबूत करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए ध्यान रखोगे, कभी कभी आप सिंकिंग फंड का भी यूज़ कर सकते हो कि कभी स्कार्सिटी हुई, अब ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए कि कभी कोई स्कार्सिटी आ गई, कभी कोई अनसीन सिचुएशन आ गई, तो वहाँ पर ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो है उसको यूज़ करने की बात हो, ऐसा देखो आप दे सकते हो सजेशन। तो जब आप पढ़ते हो तो हॉलिस्टिक पढ़ना है, क्योंकि अभी आपकी प्रीलिम्स तुरंत नहीं है, आपके प्रीलिम्स आने में अभी 4 महीने हैं, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल हॉलिस्टिक इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो आर्टिकल 370 ये खुद आप देख लो, कुछ खास जो भी है आप इसको देख सकते हो खुद से। हम लोगों ने डिस्कस करा था पहले ही अभी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो 2 क्रिएट हुआ था, कैसे कैसे होता है डिस्कस किया था। एक बार आप देखो, बाद में ज़रूरत होगी तो फिर इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखो जम्मू कश्मीर में डीडीसी का इलेक्शन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, इसको एक बार देखना। अगर इसमें कुछ दिक्कत लगेगी तो फिर मैं अगले लेक्चर में आऊँगा इसको बताने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इंटर स्टेट काउंसिल की बात करेंगे तो हम लोग जाएंगे आर्टिकल 263 को रीड करने के लिए।
अभी क्या हुई, अभी रिसेंट क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल को रिकंस्टिट्यूट की गई है। तो अभी इसमें क्या स्ट्रक्चर इंटर स्टेट काउंसिल की होती है, तो आप याद कर लोगे, सीएम है, पीएम है, ये सब बहुत ईजी है। बट एक बार पहले हम लोग चलेंगे आर्टिकल 263 कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, ठीक है। तो देखो चलो आर्टिकल 260, देखो ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का लिंक है मैंने शेयर कर रखा है आपके रेडी रेफरेंस के लिए, कभी अगर आपको देखने का टाइम मिलता हो तो देखिए, ऐसे कोई खास नहीं। हाँ अरे मैंने आपको डिस्कस करा था, वो पार्ट 11 था ना, ये पार्ट 12 में वो था फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जिसके अंदर आर्टिकल 264 से है। वहाँ वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट, मैंने आपको हड़बड़ी में देखा नहीं मैंने, उस समय हमने ये बताया था आपको पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो वैसे ही पार्ट 12 में उस समय डिस्कशन थी, जो हम लोगों ने फाइनेंशियल बोरोइंग की बात की थी, वो पार्ट 12 में थे। ये देखो पार्ट 12 में थी फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स होती, इसी में सारी टैक्सेशन की भी बात हुई है, जितने भी टैक्सेशन होंगे ये सारी की बात, और क्या क्या होना है सारा उसी में, इसमें था वो 292, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे क्या कहता है। आर्टिकल 263 ये देखिए, ठीक है। अगर हम लोग आर्टिकल 263 पढ़ रहे हैं तो हम लोग जरूर आर्टिकल 262 भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले चलो अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है। इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट, देखो कीवर्ड है ये प्रेसिडेंट दैट द public interest would be served by the establishment of a council charged with the duty of inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between states, investigating and discussing subject in which some or all of states or union or one or more of states have common interest। मान लो कुछ ऐसा डिस्कस इन्वेस्टिगेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट जिसमें एक या ज़्यादा स्टेट का या यूनियन का इंटरेस्ट हो, या रिकमेंडेशन करेंगे ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर में जिसमें क्या हो, रिकमेंडेशन फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, ये सब जिसमें डिस्कशन हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है एक काउंसिल, ठीक है। और उसके बाद कहता है इट शैल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर, प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से ये काम करेगा, यही ध्यान देना, यही सब चीज़ें है जो ध्यान देना है पॉलिटी में, और क्या। प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर टू इस्टेब्लिश सच ए काउंसिल एंड टू डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज, प्रेसिडेंट उसके ड्यूटीज़ को भी डिफाइन करेगा, क्योंकि बहुत बार यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछते हैं कि उसकी ड्यूटीज़ कौन डिफाइन करेगा, उसकी सैलरीज को, उसकी वर्किंग को कौन डिसाइड करेगा, क्या वो पार्लियामेंट लॉ बनाती है या प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से डिसाइड करेगा। देखो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से सब डिसाइड करता है, टू बी परफॉर्म बाई इट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर भी वही डिसाइड करेगा, देखो है ना। तो ये सारी जो है ये आर्टिकल 263 में है। तो अभी 263 में है, तो एक बार हम लोग फिर पॉलिटी सेक्शन में जाएंगे, लक्ष्मीकांत का थोड़ा सा इसका कमेंट्री पढ़ेंगे वहाँ पर क्या कहता है। तो आ जाओ ये आपका इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। देखो आर्टिकल 263 कंटेम्पलेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल टू इफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जो भी है। अब इसमें क्या कहता है, देखिए अंडर द अबव प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ किया है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन डेवलपमेंट, 4 रीजनल काउंसिल जो है सेल टैक्स का पहले कर रखा था। अच्छा एक चीज़ में देखो, एक यहाँ पर एक की इंपॉर्टेंट दिया है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी वाज सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये जो दो है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, ये इसके प्रेसिडेंट के ऑर्डर इसके अंडर नहीं हुआ है, ये अलग से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर से ये बना है, ठीक है। अब देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल जो अभी न्यूज़ में है, जिस इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात हो रही है, तो अभी आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक जनरल इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रखी है कि भाई एक जनरल इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, और वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है कोई भी इस तरह के सब्जेक्ट मैटर पे बनाई जा सकती है और वो अपनी सजेशंस अपने रिकमेंडेशंस दे सकती है। अभी देखो जब सरकारिया कमीशन आई थी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर सरकारिया कमीशन आई थी, तो उसने कहा था एक कि इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने कहा इट रिकमेंडेड दैट इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट द इंटर स्टेट काउंसिल फ्रॉम अदर बॉडीज इस्टेब्लिश अंडर द सेम आर्टिकल 263। मान लो जैसे कि ये सब है, ये सब भी तो अंडर 263 इस्टेब्लिश हुई है, लेकिन कहता है कि इसने जो रिकमेंडेशन दिया एक इंटर स्टेट काउंसिल के लिए, वो कहता है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए और सारे, इसका नाम रखो इंटर गवर्नमेंट काउंसिल। मतलब ये जो इंटर स्टेट काउंसिल जिसकी जो है वो
एक्चुअली सारे गवर्नमेंट की काउंसिल होगी, सारे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और यूनियन गवर्नमेंट, ये सारे के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और पॉलिसी मैटर्स पर डिस्कशन होगी एक जनरल। तो कहता है क्या कि इससे सेंटर और स्टेट में रिलेशन अच्छी बनेगी। लेकिन जहाँ तक देखो ये 263 के अंदर इसकी जो बात है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ये जहाँ तक बात है तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई होगी ये हेल्थ के ऊपर डिस्कस की होगी। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई नेक्स्ट वाले की वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हुई। लेकिन ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है ये उनसे अलग है, उसी लॉ के अंदर इस्टेब्लिशमेंट होगी, बट एक तरह से समझो इंटर गवर्नमेंट काउंसिल होगी कि जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सारे लोग एक साथ बैठेंगे और अपने आपस के बीच के मुद्दों को या इंपॉर्टेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और एक हारमोनियस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट का वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट पिलर कह सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप मेंस का क्वेश्चन लिखोगे जब जब सेंटर स्टेट रिलेशन पे आएगी तो ये सब आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा। अगर आप नए हो इस फील्ड में तो सरकारिया कमीशन, इस पे आपको बार बार लिखना पड़ेगा। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन हर जगह आएगी, आगे भी आए। तो अब देखो इसके अंदर क्या हुई, सबसे पहले 1990 में सेंटर स्टेट इंटरस्टेट काउंसिल जो है ये इस टाइप की, इस नेचर की इंटरस्टेट काउंसिल जिसमें हम लोग इसकी बात कर रहे थे इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, उस पॉइंट ऑफ व्यू नाम उसका इंटर गवर्नमेंटल नहीं रहा, नाम उसको बोलते थे इंटरस्टेट काउंसिल ही, लेकिन वो इस नेचर का हुआ जिसको इस्टेब्लिश किया प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर से। और उसमें क्या दिया, चेयरमैन हुए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट के हुए और चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी, इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। एग्जाम्पल क्या है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। दिल्ली। और क्या है, अभी यूनियन टेरिटरी क्या आएगी, एक नई यूनियन टेरिटरी आई है जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, कौन सी है, मैं जस्ट डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और पुडुचेरी ये हो गए। और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अब जैसे इसमें क्या आएगा, बाकी आपकी यूनियन टेरिटरी जितनी है उसके एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, अगर कोई प्रेसिडेंट रूल में है उसके गवर्नर आएंगे, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिसमें होम मिनिस्टर इंक्लूडिंग होंगे। और ये कौन नॉमिनेट करेगा, इसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ दे रखा है कि 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक और ये सब उसका कुछ दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक कैसी बॉडी है, एक रिकमेंडेटरी बॉडी है ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू इंटरस्टेट, सेंटर स्टेट, या ये सब जो इश्यूज करेगी। एक चीज़ आप देखो, इट्स ड्यूटीज़ क्या होगी, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सच सब्जेक्ट्स इन विच स्टेट और सेंटर हैव ए कॉमन इंटरेस्ट, मेकिंग रिकमेंडेशन और डेलिब्रेटिंग अपॉन द अदर मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। अच्छा एक चीज़ में और आप देखिए कि जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखा था, इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स विच मे अराइज बिटवीन स्टेट्स, ये वाला जो है, ये वाला जो पहला आर्टिकल 263 में जो था उसमें ये जो पहला मैंडेट था उसको हटा दिया है। देखिए आप, इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स विच मे अराइज बिटवीन द स्टेट्स, ये वाली जो है यहाँ से हटा दिया है, इसका मैंडेट वो मैंडेट नहीं दिया। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सच सब्जेक्ट्स इन विच कॉमन इंटरेस्ट, लेकिन डिस्प्यूट वाले मैटर नहीं। तो अब अगर बताओ सेंट्रल स्टेट के मैटर होंगे जिसमें डिस्प्यूट्स होंगे, उसमें ओरिजिनल जुडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसमें फिर, लेकिन इसका उसमें नहीं है। ये भी एक, हम लोग जब भी मेंस वगैरह का आंसर लिखेंगे तो हम लोग ये एक तरह का रिकमेंडेशन हमेशा दे सकते हैं। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी भी होगी, और उस स्टैंडिंग कमेटी मतलब जो हमेशा डे टू डे अफेयर को देखेगी। यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 9 चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये इस तरह का है। तो अभी जो इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट है ये जोनल काउंसिल का भी सेक्रेटेरिएट के रूप में फंक्शन करता है। अब जोनल काउंसिल क्या है, तो जोनल काउंसिल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना है। जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है अभी आपने जो पढ़ा ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बनता है, लेकिन जोनल काउंसिल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया कि भाई हमारे देश में 4-5 जोन बनाएंगे और उसमें सब में एक जोनल काउंसिल होगी। इससे क्या होगी, आपस में एक इंटीग्रेशन और एक आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। तो वो जोनल काउंसिल आई, देखो यहाँ लिखा है ना जोनल काउंसिल आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब ये पार्लियामेंट ने लॉ से इसे क्रिएट करा जोनल काउंसिल को, स्टैट्यूटरी बॉडीज है ना, स्टैट्यूटरी बॉडीज जोनल काउंसिल एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो देखो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना, तो पहले 5 बने थे और बाद में 1972 के आसपास एक एक्स्ट्रा अलग से बना वो नॉर्थ ईस्ट के लिए। मतलब 5 तो पहले बने थे, 5 जो बने वो तो नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउदर्न, और एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो बाद में एक अलग आया एक्ट, वो 1972 के आसपास। ये देखो 1971 में पार्लियामेंट ने फिर पास करा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट। तो ये जोनल काउंसिल जो है इसके भी देख लेना कि कौन मेंबर्स हैं, कौन चेयरमैन है, कौन क्या है, तो इसकी क्या अपनी वर्किंग मैंडेट्स क्या हैं, कैसे क्या किस सेक्टर में ये काम कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल।
तो अभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा कि अंडर आर्टिकल 263 कैसे एक इंटर स्टेट काउंसिल का क्रिएशन होता है। इंटर स्टेट काउंसिल भी अलग अलग टाइप के हैं, और जिस इंटर स्टेट काउंसिल की जनरली हम लोग बात करते हैं वो आर्टिकल 263 के अंदर ही है, और इसके अलावे भी और सारे इंटर स्टेट काउंसिल्स हैं, जैसे ये सब हो गई सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ, और ये भी आर्टिकल 263 के अंदर ही है, लेकिन अपना अपना सबका पर्पस है। तो ये देख लिया। तो आओ चलो चलते हैं इसमें। अब देखो ये रिकमेंडेड बाय सरकारिया कमीशन, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, क्लियर है। अभी सब पढ़ने में आपको समझने में दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 263 प्रोवाइड कर दिए, रिकमेंडेटरी बॉडी होती है, कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है। कंपोजिशन क्या मैं बताया कि सीएम सारे स्टेट के होंगे, यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली के यूटीज़ के सीएम होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटर यूटीज़ के होंगे। 6 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर नोमिनेटेड पीएम। स्टैंडिंग कमेटी जो होगी वो होम मिनिस्टर होगा, 5 कैबिनेट मिनिस्टर और 9 सीएम्स होंगे। तो अभी जो क्या है, गवर्नर भी अमेंडमेंट करा कि गवर्नर कैन अटेंड इन केस स्टेट में प्रेसिडेंट जहाँ रूल होगी वहाँ गवर्नर कैन अटेंड कर सकता है। नॉमिनेशन बाय चेयरमैन ऑफ द परमानेंट इन्वाइटीज फ्रॉम एमंग्स द यूनियन मिनिस्टर, ये चेयरमैन जो है वो परमानेंट इन्वाइटीज को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह आपका एक बहुत अच्छा है इंटर स्टेट काउंसिल। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ भी बहुत बात करेंगे आप इस पर अपना बात रख सकते हैं। चलो अगले टॉपिक में आते हैं। जैसे ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसको आप खुद देख लो, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। इसमें देख लेना कौन कौन नीति आयोग रिलेटेड है, तो देख लेना नीति आयोग वगैरह, है ना। जुडिशियरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये देखो मुलगांवकर प्रिंसिपल्स है। मुलगांवकर प्रिंसिपल में कोर्ट ने क्या करा था कि कंटेम्प्ट, किसी पर्सन के ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज लगा था, फिर उसको गिल्टी नहीं पाया था खुद कोर्ट ने। वो क्या थे, वो एक मुलगांवकर जो थे वो एक एडिटर थे इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने कुछ लिखा था। तो जनरली कंटेम्प्ट क्या होता है ये आपको समझना है। कंटेम्प्ट दो तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। अभी ये जो प्रशांत भूषण वाले केस में ये इशू आया है सामने, तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट देखो यहाँ डिस्कस कर रखा है। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्चुअली क्या हो गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 261 में फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स देख रखा है। आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ये बता रहा है कि ये सब कहाँ से हल्का हल्का वो अपने पावर को ड्रॉ कर सकते हैं। आर्टिकल 129 और 215 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पनिश कर सकता है फॉर कंटेम्प्ट रिस्पेक्टिवली, लेकिन कंटेम्प्ट डिफाइन नहीं है। 142(2) में है पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट और सीक एनी पर्सन्स अटेंडेंस। तो ये सब जो है इसमें डिफाइन नहीं था। तो इसमें एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बनाई पार्लियामेंट ने, उसने बताया कि डिफाइन किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन इट, उसको डिफाइन करा। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब हो गया डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर। मान लो आपको बोला कि आप आओ कोर्ट में प्रेजेंट हो, आप प्रेजेंट नहीं हुए, ये सिविल डिसओबीडियंस हुआ, सिविल कंटेम्प्ट हुआ। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात जहाँ हुई, आप कोर्ट के मैटर से इंटरफेयर कर रहे हैं, गलत उसके बारे में बता रहे हैं, तो इस तरह ये सारा कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाता है। अब इसमें जो है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की आप अगर फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग करेंगे तो वो नहीं आएगा। अच्छा अभी आप देखो, जस्ट अभी मैं एकदम रिसेंट बता रहा हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया कि हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट है, उसने इलेक्शन कमीशन के ऊपर चार्ज लगाया था कि ये जो अभी कोविड इतना फैला है उसके लिए कुछ चार्ज फिक्स किया था। तो उसकी मीडिया रिपोर्टिंग हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ये गया कि इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसकी फेयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं। तो देखो इस तरह आप अगर फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो जजमेंट का या एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का, तो वो सारे नहीं आते कंटेम्प्ट में। तो इस चीज़ को आपको पूरा ध्यान देना है, कंटेम्प्ट क्या है, मतलब ऐसे सोचना है कंटेम्प्ट क्या है, सिविल कंटेम्प्ट क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, थोड़ा सा ये जानकारी रखना है ये सब। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब होता है ना मेंस वगैरह में भी कुछ पूछेंगे ना, तो इसका थोड़ा सा आपको अगर डिटेल रहेगा तो आप इसमें अच्छा सा आंसर कर पाओगे। अच्छा देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। अच्छा एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट जज अभी रिसेंटली थे कोई चीफ जस्टिस, उनके लिए क्या हो गया था, उनके अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट का केस दायर हुआ था। तो उस पर क्या हुआ कि उस पर उसका प्रोसीडिंग्स हुआ, इन हाउस प्रोसीजर चला सुप्रीम कोर्ट का जो हुआ। तो कहने का मतलब है कि अभी जैसे हमारे पास ये
जुडिशियल कमीशन की जो हमने अमेंडमेंट कर लाई थी, नेशनल जुडिशियल कमीशन जो था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उस अमेंडमेंट को। तो अभी हमारे पास एग्जैक्ट क्या प्रोविज़न है कि आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्ज किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट में। देखो अच्छा दे रखा है, खुद इसने बहुत अच्छा से बना रखा है। एक है इन हाउस प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट खुद एक इन हाउस प्रोसीजर रखा है, उसमें कोई भी कंप्लेन फाइल करता है तो चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट के पास, चीफ जस्टिस उसका देखता है कि कैसा कंप्लेन है, उसका नेचर, उस हिसाब से करता है। इन हाउस प्रोसीजर ही अभी फॉलो हुआ था, जो चीफ जस्टिस के लिए हुआ था उसमें इन हाउस प्रोसीजर फॉलो हुआ था। 2013 सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशंस है, उसके अंदर कोई भी कंप्लेन रेगुलेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जेंडर सेंसिटाइज एंड इंटरनल कंप्लेन कमेटी है। तो ये सब है। ये थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस चीज़ को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मान लो ये एक कोर्ट जो है वो खुद एक बहुत इंडिपेंडेंट संस्था है। अगर इस तरह की कोई भी इंडिपेंडेंट संस्था के बारे में बात करता है कि कैसे आप वहाँ की सेक्सुअल हरासमेंट को या इस तरह की वुमेंस के अगेंस्ट मिसकंडक्ट को कैसे आप रोकेंगे, तो आप इस तरह का बना सकते हो एंसर्स में कि एक सजेशन दे सकते हो कि इन हाउस प्रोसीजर बना दो, या फिर आप बनाओ कि वहाँ पर एक कमेटी होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप देखें कि कैसे बाकी मतलब एक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट है, उसी से हमें लर्न करना है और फिर अपने आइडियाज़ को आगे विकास करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है अगर ऐसी कुछ होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी जज के रिमूवल की प्रोसीडिंग से अंडर आर्टिकल 124(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो एक बार चलेंगे हम लोग 124(4) आर्टिकल में, ठीक है। देखिए ये आर्टिकल 124 आ गई। अब 124 का जब आप 4 रीड करेंगे, यहाँ देखिए, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस except by an order of the president. Only president can give an order. And when he can give an order? When an address by each house of the parliament. अगर पार्लियामेंट की दोनों हाउस अगर किसी चीज उस पास करती है रिजोल्यूशन को और वो प्रेसिडेंट के पास भेजती है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा उस सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए। और पार्लियामेंट में जो अगर इस पे एड्रेस पे जो वोटिंग वगैरह होगी, वो सपोर्ट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। फिर देखिए ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आर्टिकल 368 में जब भी आप अमेंडमेंट पढ़ते हैं तो उसमें रहता है 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग एंड हाफ ऑफ द मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन द वोटिंग, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल मेंबरशिप जो है उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। टोटल मेंबरशिप में जितने हैं उससे 50% से ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट करने चाहिए। और मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। 2/3 तो प्रेजेंट इन वोटिंग होनी चाहिए, और जो टोटल मेंबरशिप है उससे भी प्लस होनी चाहिए। टोटल मेंबरशिप की 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। और पास होने के बाद अगर प्रेसिडेंट को सेम सेशन में भेजा जाएगा रिमूवल के लिए ऑन द ग्राउंड, ये जो सारा प्रोसीजर होगा उसके लिए भी कोई ग्राउंड सेट कर रखा है। ऐसा नहीं है कुछ भी कोई भी रीजन लगा के नहीं कर सकते आप, उसके लिए ग्राउंड फिक्स कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्यों कर रखा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। उसमें क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस देना है। अगर जज हमारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, फ्री विल पे काम नहीं करेंगे, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या कर रखा है, इसने ग्राउंड फिक्स कर रखा है, रिमूवल ऑन द ग्राउंड। क्या ग्राउंड है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। देखिए अगर आप लोग पुराने लर्नर हैं तब तो कोई बात नहीं, आप जानते होंगे कि क्या ग्राउंड का मतलब क्या होता है। लेकिन जनरली यूपीएससी या आपसे ये उम्मीद की जाती है ये जानना कि बहुत बार पूछा जाता है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, कि क्या किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। तो जैसे इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ग्राउंड फिक्स कर दिया है कि ही कैन नॉट बी रिमूव्ड। देखते हो यहाँ लिखा है एक्सेप्ट, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड अदर देन दिस ग्राउंड्स। वो ग्राउंड क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर ये दो ग्राउंड पे अगर वो हाउस अपना पास नहीं करे और नहीं भेजे तो वो नहीं हटेंगे। यही दो ग्राउंड है, ठीक है। तो अब आओ चलो हम लोग पॉलिटी सेक्शन में देखते हैं क्या डिस्कस करता है। इसमें कहता है, इसमें फिर प्रोसीजर डिसाइड करा है। प्रोसीजर क्या डिसाइड रखा है? कम से कम सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए एक नोटिस देनी होगी, चाहे वो राज्यसभा के चेयरमैन हो गए या लोकसभा के स्पीकर हो गए। तो लोकसभा में कम से कम 100 मेंबर और राज्यसभा में 50 मेंबर। देखो ये इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप पढ़ोगे। तो ये इतने मेंबर्स से ये नोटिस, और वो चार्जेस क्या लगाना है, देखो यहाँ लिखा है ना, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बाय। ये जब वो चार्ज लगाएंगे, ये चार्ज लगा के उस पर एक नोटिस देना होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अगर ये रेलिवेंट लगता होगा तो वो क्या करेगा, नोटिस ऑर्डर में आएगी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक 3 मेंबर कमेटी डिसाइड करेगा जो उसे इन्वेस्टिगेट करेगा कंप्लेंट को।
वो कमेटी क्या क्या कंप्राइज करेगी, सुप्रीम कोर्ट जज होगी, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट होगी और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। इसके बाद ये जब अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद हाउस उस रिपोर्ट को कंसिडर करेगा, दोनों हाउस में सेपरेट ये मोशन पास होगा और उसके बाद उसी सेशन में प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट उसके बाद एक ऑर्डर देगा इसके रिमूवल के लिए। तो एक ये है, ये तरीका है। तो इस तरीका से आपको ये पता होना है कि कैसे कैसे तरीका है, ठीक है। तो देखो आप इसमें बहुत कुछ देखें, आप यहाँ पर देख लिए कि आर्टिकल 124 के अंदर रिमूवल कैसे है, इसके पहले आपने देखा था आर्टिकल 263 के अंदर इंटरस्टेट काउंसिल कैसे है। अच्छा देखो, मैंने आर्टिकल 263 डिस्कस किया, मैंने आपको कहा था मैं उसी में आपको 262 भी डिस्कस करूँगा। चलो चलते हैं 262 में, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। तो देखिए 262, अभी 263 डिस्कस किया था, ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स। क्यों 262 भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी स्टेट से रिलेटेड मैटर है। हम लोग जो सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ये सेक्शन अभी मैंने दिखाया था आपको कि हम लोग ये सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ये देखो पार्ट 11 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, सॉरी नहीं ठीक है, इसी पार्ट 11 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट में। इसमें आर्टिकल 262 इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जनरली इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होता है, तो जब भी आप फेडरल इश्यूज़ पे कोई क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको ये सर एक एग्जांपल है कि वाटर डिस्प्यूट हो गया, जैसे कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गया। तो जैसे देखो अभी तो टैक्सेशन के लिए भी आर्टिकल 279A बना रखा है ये GST काउंसिल के लिए। तो वैसे ही 262 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। मान लो एक से ज़्यादा स्टेट हैं, किसी वाटर का डिवीज़न है कि किसी को कितना पानी चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो है वो एडजुडिकेशन के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सब बहुत कम ऐसा है जहाँ पर ये सब दे रखा है। इसमें देखो पार्लियामेंट के पास पावर दिया है, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ और इन एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। देखो यहाँ यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ द वाटर्स ऑफ और इन एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। कह रहा है notwithstanding anything in this constitution, Parliament by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such disputes or complaint as is referred to it in clause 1। जैसे देखो अगर आर्टिकल 262 के अंदर कोई भी डिस्प्यूट्स आती है तो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा एडजुडिकेशन करने के लिए कुछ प्रोविज़न बना सकता है, और कहता है अगर पार्लियामेंट ऐसा कुछ प्रोवाइड करता है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर और कोई कोर्ट उस पर जुरिडिक्शन एक्साइज नहीं करेगा उस तरह के कंप्लेंट पे। तो अब देखिए क्या हो गया कि आर्टिकल 262 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवर डिस्प्यूट इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल बनाया है। आप इसमें देखिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, कहता है अंडर दिस प्रोविजन पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड 2 लॉज, है ना, 2 लॉज, the River Board Act 1952 and the Interstate Water Disputes Act 1956. The River Board Act provide for the establishment of River Board for the regulation and development of interstate river। एक रिवर बोर्ड जो है वो देखेगी कि इंटरस्टेट रिवर्स जो हैं उनका रेगुलेशन और डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन ये जो सेकेंड लॉ है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये प्रोवाइड करेंगी प्रोविजन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ये प्रोवाइड करेंगी प्रोविजन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, वो ट्रिब्यूनल जो एडजुडिकेट करेंगे डिस्प्यूट्स को। देखो 2 लॉ बनाया, एक तो लॉ बनाया कि जो पूरी रिवर्स है उसको सही तरह से मैनेजमेंट करने के लिए इंटर स्टेट उसके लिए इन्होंने रिवर बोर्ड एक्ट बनाया, उसके लिए इन्होंने बनाया है द रिवर बोर्ड एक्ट 1956। और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट में क्या होता है कि इसमें इन्होंने एक ट्रिब्यूनल का बनाया कि ट्रिब्यूनल जो होगी वो डिसाइड करेगी ऐसे मैटर पे। लिखा है नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू हैव जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट विच मे बी रेफर टू सच ए ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट। अब मान लो कावेरी इश्यूज था या कोई भी कृष्णा इश्यूज है, तो क्या होगा कि अगर इसमें 2 स्टेट लड़ेंगे तो उन्हें सबसे पहले ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट पहले उनकी बात नहीं सुनेगा। ये अलग बात है कि ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर देगी दैट ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट,
बट जब तक ट्रिब्यूनल के पास पहला जो ये इस तरह की चीज़ें हैं वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। तो इसके अंदर देखो कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कितने सारे बने। 1969 में कृष्णा बना, गोदावरी बना। अभी देखिए ये जो एक बहुत कावेरी वाटर डिस्प्यूट 1990, ये बहुत अभी इश्यूज़ में रहा था, और अभी इसमें और भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। अभी इसमें हाल में ही कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और ये रिवर डिस्प्यूट्स एक्ट को बनाया गया। तो जब भी आप सेंटर स्टेट रिलेशन के प्रॉब्लम को डील करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, इस तरह की चीज़ों को आप हमेशा अपने ध्यान में लेंगे, है ना। तो आपके आंसर्स जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, है ना। चलिए अगला अगला डिस्कस करते हैं। तो अभी हाँ, अभी तो हम लोग ये कोई भी इन्वेस्टिगेट कोई चार्ज करना हो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो ऐसा हो। तो अभी जैसे ये जो करंट वाला इश्यूज़ है, इसमें आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेन किया था एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर। पहले भी सेक्सुअल हैरासमेंट का केसेस आया था, इस तरह का है जो डिस्कशन हुआ। अब आया ई लोक अदालत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, और आपको इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आपके जो प्रीलिम्स में तो आप इस आंसर करोगे ही, और मेंस में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको इस तरह की आपकी थिंकिंग को देखी जाएगी कि आप इस तरह ये सब देख पा रहे हो कि नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ग्राम न्यायालय, तो ग्राम न्यायालय, अभी वो सब भी ग्राम न्यायालय एक्ट आया था, तो वो सब भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ई लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सबसे, इसको मैंडेट कहाँ मिला, लोक अदालत इंपॉर्टेंट है। अभी ई क्यों लगा, क्योंकि अब ये ऑनलाइन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। लोक अदालत पहले लगाते थे फिजिकली, अभी कोविड के समय में ऑनलाइन करना स्टार्ट किया, इसलिए ई लोक अदालत लगाए, ठीक है। अब लोक अदालत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पास ये मैंडेट कहाँ से आया। तो ये देखिए, ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है। इसने प्रोविज़न बनाया कि हमारे कोर्ट जो है ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन्ड हैं, तो उसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ छोटे मोटे जो हैं जो अफेयर्स हैं उसको हम लोग लोक अदालत के थ्रू ही डिस्कस कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के मैटर्स इसमें सॉर्ट आउट किए जाएंगे, ये भी देख लेना है। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये डिसीजन दे देंगे तो उसको डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लिखा है ना, अवार्ड इज डीम्ड टू बी ए डिग्री ऑफ ए सिविल कोर्ट एंड इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज एंड नो अपील अगेंस्ट सच एन अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि अगर इस पर फिर आप अपील करोगे तो फिर इसका सारा पर्पस बेकार हो गया। ये तो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म था, जिसमें क्या है कि कोशिश किया जा रहा था कि कितना बर्डन कम हो हमारे जुडिशियल सिस्टम का। जनरली इसमें केसेस ऐसे होंगे जिसपे कंपाउंडेबल केसेस, आप एक बार देख लेना अच्छा से थोड़ा डिटेल में, कंपाउंडेबल केसेस जो होंगे वो। देखो मैं बताऊँ एक बात, आप अभी इतना सारा मटेरियल आ गया है, इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतना सारा चीज़ दे रखी है और सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। आप नेट पे थोड़ा सर्च करोगे, ई लोक अदालत आ जाएगी, आप उसको डिस्कस कर लो। इसने यहाँ फिर डिस्कस करा कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ये सब आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, 4 टाइप का डिस्कशन किया है, मीडिएशन और कंसिलिएशन, देख लेना। इसमें इंपॉर्टेंट देखो क्या है, ये है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021। देखो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना है तो क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर इंडिया में करना है तो जितनी भी कंपनीज आती है उनके आपस में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। तो वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, गवर्नमेंट के साथ अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और उसमें क्या होता है कि हमेशा उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है कि अगर मान लो इस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग में कोई भी एग्रीव्ड अगर हुआ कि उसे लगा कि सही नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। तो पहला क्या है, सीधे कोर्ट नहीं जाना है, आर्बिट्रेशन में हम लोग जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन के थ्रू अगर वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो क्या होगा, हमें कोर्ट में जाने में 5-10 साल लगेगा और सॉर्ट आउट होने में, तब तक हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन रुक जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या, हमें हमेशा एक ऑप्शन होता है आर्बिट्रेशन का। तो अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा इसमें अमेंडमेंट किया। ये जो आप देख रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल, इसको आप डिटेल में जाके पीआरएस से देखो, क्योंकि इसमें मुझे लगता है 2019 में भी अमेंडमेंट हुआ है और भी कुछ अमेंडमेंट कर रखा है। इसको अमेंडमेंट इसलिए कर रखा है, ये अमेंडमेंट करके इसे सिचुएशन के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में क्या हो कि कोई भी आर्बिट्रेशन के थ्रू मैटर को सुलझाया जा सके, और सुलझाने के बाद ये हो कि हमारी जो कंट्री है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छा हो। अगर मान लो यहाँ पर कोर्ट वगैरह का जल्दी, अगर कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है और जल्दी सॉर्ट आउट होता है तो ही ये एक अच्छा माना जाएगा डेस्टिनेशन किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर आके कुछ भी काम करने को, है ना। तो इस तरह का ये है, एक बार आप देख लो, इसमें भी कुछ डिस्कस किया 8 शेड्यूल। अगर मेंस का डिस्कशन, मेंस अगर 365 पढ़ते तो उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, पूरा एक पेज में होता, ठीक है। इसमें देख लेना आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें एक बनाया है बोर्ड कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेटर होंगे, जैसे कि वकीलों के लिए वकील होते हैं तो उनकी बार काउंसिल होती है, वैसे ही आर्बिट्रेटर होते हैं।
आर्बिट्रेटर होते हैं, तो आर्बिट्रेटर को रेगुलेट करने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, जो उसके अलावा बहुत सारा काम वो देखती है। इस टाइप का चीज़ है जो उसको आप देख लेना। ठीक है, अब आगे आते हैं और क्या डिस्कस कर सकते हैं। देखो सिमिल्टेनियस सिलेक्शन, ये हमेशा मेंस में क्वेश्चन का उम्मीद करते हैं लोग कि सिमिल्टेनियस सिलेक्शन पे पूछा जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप देखेंगे कि सिमिल्टेनियस हमेशा हमारे स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता रहेगा। हर साल 2 साल में कभी किसी स्टेट का इलेक्शन होगा, कभी किसी स्टेट का इलेक्शन होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा। उसमें क्या होगी, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ नहीं चलेगी, तो इस तरह से एक रुकावट आता है। तो ऐसा समझा जाता था कि अगर सिमिल्टेनियसली ही सारे देश का इलेक्शन हो जाए, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हो। तो जब आपका हमारी देश की आज़ादी हुई और पहला इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुआ, तो उसमें से ऐसा ही चला। ये कब तक चला? 1967। तो 67 के बाद क्या हुआ कि ऐसा चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि कोई कोई असेंबली हो गई पहले है, मतलब डिज़ोल्व हो गई। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, एक बार हम लोग पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, तो उसको यूज़ कर मिसयूज़ का हुआ और काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता था। तो क्या हो गया कि अब इलेक्शन एक समय में होना मुश्किल हो गया। तो अभी इलेक्शन हमेशा लगा ही रहता है, तो इसीलिए ये ऐसा सोचा गया कि अगर एक साथ किया जाए तो मशीनरी अच्छा रहेगा, और मतलब हमारे पास जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उसको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा काम करने को, और हमारी जो खर्च हैं और जो बाकी सारी जो लॉजिस्टिक्स है वो भी अच्छी तरह से जाएगी। तो इसको अगर आप प्रीलिम्स तो देख ही लो क्या है, बट मेंस भी देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पूछते हैं कि क्वेश्चन सिमिल्टेनियस सिलेक्शन पे क्या होता है, कैसे होता है, आपकी क्या राय है। जनरली मेंस में क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं कि जो प्रश्न आपसे पूछते हैं उसका सॉल्यूशन उन्हें पता होता है, नहीं होता है। अब वो प्रश्न पूछेंगे कि सिमिल्टेनियस सिलेक्शन होना के इस बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं, आप कैसे क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, आप कैसे अपने पॉइंट को उस पर रखते हैं। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आप इसका सॉल्यूशन देते हैं, क्या देते हैं, क्योंकि ये तो किसी को पता नहीं है। अभी तक हायर लेवल में इसकी डिस्कशन चल रही है। मान लो जैसे ये सारी कमिटीज़ जो हैं, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, ये दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंड की, नीति आयोग रिकमेंड की, स्टिल ये इसको अभी अडॉप्ट नहीं किया गया। तो बहुत सारी एप्रीहेंशंस होंगी, इवन ऊपर लेवल पे भी ये अभी तक पूरी तरह से कंसेंसस नहीं बना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक सॉल्यूशन बताओ, ज़रूरी है कि आप इस मैटर को कैसे लेते हो, कैसे कंसेप्चुअली इसको समझते हो, कैसे इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हो आज के सिचुएशन में, अपने पॉइंट को कैसे रखते हो, जिससे कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डिस्प्ले होती हो। ये चीज़ बस यूपीएससी अपने एग्जाम में देखेगी, जो इलेक्शंस और सिमिल्टेनियस इलेक्शंस, ये सब टाइप के टॉपिक्स पे, जो मैंने आपको इसलिए इंटरेस्टेड वाले टॉपिक पर भी डिस्कस करा कि थोड़ा इधर उधर ले जाके दिखाया। ये देखो कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात हो रही है, कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात होगी। देखो अब ये देखो, अब इसमें मैं क्यों डिस्कस करूंगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन और एक नॉर्मल हम लोग का चीफ जो इलेक्शन कमीशन, क्या अंतर है। देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से पे इंसर्ट हुआ, वो हुआ जब हमने 72 और 73rd अमेंडमेंट किया। 72 और 73rd अमेंडमेंट के थ्रू हम लोगों ने पंचायती राज और म्यूनिसिपलिटीज़ को लाया, लोकल बॉडीज़ को। तो उसके इलेक्शंस को हेल्ड करने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल मैकेनिज्म रखा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन उन लोगों का इलेक्शन कराती थी। क्लियर? अब क्या होता है, तो ये अपना इनके पास पावर होता है कि अपना ये इलेक्टोरल रोल बनाते हैं, ये सारा चीज़ अपना कार्य करते हैं, और ये जो है अपने स्टेट की एक्ट के द्वारा गवर्न होते हैं, है ना। तो ये चलता था, प्रोविज़न बस दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो सुपरवाइज करेगा पंचायत और ये सब इलेक्शन को ऐसे ऐसे कराएगा। एक बेसिक ओवरऑल फीचर दे रखा है, बट इसका डिटेल फीचर के लिए पावर दे दिया कि स्टेट लेजिस्लेचर को भी वो डिसाइड करे। तो स्टेट लेजिस्लेचर अपने अपने हिसाब से कर रखें। तो ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो म्यूनिसिपलिटीज़ और लोकल बॉडीज़, जो पंचायत की इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर पूरा वही रोल रहेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, देखो बहुत ही कंसेप्चुअल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, क्योंकि मतलब काफ़ी डिस्प्यूटेड है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें आपने ये था देखा होगा बहुत सारा जो था क्राइटेरिया था जिस पे एक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती थी। उसमें एक क्राइटेरिया था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा ही आप खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा आप खर्च नहीं कर सकते किसी भी इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फेयर इक्वल सबको फुटिंग मिलनी चाहिए। जो एक कैंडिडेट जिसके पास पैसे नहीं हैं और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो ऐसा नहीं किसी को एडवांटेज मिलना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को सोच के एक जो इलेक्शन के जो खर्च है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो अब जैसे कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो वो पैसे जुटाती है चंदा के थ्रू और थ्रू,
तो बहुत सारा मैकेनिज्म है। तो अभी नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में था कि 20,000 रुपीज़ तक से जो कम अमाउंट के पैसे हैं वो जो है आपको कैश ले सकते हैं। 20,000 प्लस जो है उसको आपको कैश नहीं लेना है, उसको आपको डिक्लेयर भी करना है अपने रिटर्न में कि आपको कहाँ से कितने पैसे आए। जो 20,000 से ज़्यादा के डोनेशन से उसमें कुछ चेंज करा कि कैश को 2,000 कर दिया, ऐसा कुछ है। तो ये सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि ऐसा हो कि जो मतलब ये एक तरह से गुप्त दान हुआ कि जो जिसे दान करना चाहे कर सकता है, जिस पार्टी को चाहे कर सकता है, और कोई प्रॉब्लम भी ना हो और बिल्कुल फेयर वे में कोई भी ब्लैक का पैसा या इधर उधर का पैसा इसमें ना लगे, है ना, कोई भी ऐसी फंडिंग ना हो। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक नया कंसेप्ट लाया, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। अब ये कंसेप्ट तो लाया, ये क्या है ये तो आप पढ़ लो। इसमें एक बॉन्ड है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बॉन्ड बेचती है। उस बॉन्ड में क्या होता है कि वो बॉन्ड मान लो 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये का वो बॉन्ड आप पैसे देके खरीद लेते हो। और वो बॉन्ड जब आप क्या करते हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप पैसा देना चाहते हो उसे आप वो बॉन्ड दे देते हो। वो बॉन्ड क्या करती है, उसे मिलने के 15 दिन के अंदर वो उसे अपने अकाउंट में जमा करा देती है और पैसे उस पॉलिटिकल पार्टी को आ जाते हैं। तो ऐसा समझा जाता है कि इसमें सिक्रेसी भी मेंटेन होती है, और ऐसा समझा जाता है चूँकि बॉन्ड बैंक से खरीदना है तो ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, पैसे जो हैं ब्लैक मनी नहीं आएंगे, ऐसा समझा जाता है। बट ऐसा है नहीं। जब आप डिटेल में जाएंगे तो इसमें इस पूरे लॉ के, इस पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के अंदर बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स है जिसे हमें दूर करने की ज़रूरत है, और हम लोग दूर करेंगे। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी करंट न्यूज़ में क्या है, चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने यह ऑर्डर दिया कि डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम डोनर अंडर RTI एक्ट may not serve any larger public interest and will violate provision of the act itself। इसने कहा कि जो भी EBS डोनर है उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है RTI एक्ट के अंदर, क्योंकि ये लार्जर पब्लिक गुड को सर्व नहीं करेगा। ये सेक्शन 8 है RTI एक्ट का, जो कहता है कि कुछ पब्लिक अथॉरिटी जिसको एग्जम्प्ट कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक में आने से भी कोई ज़्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा, और वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इसलिए वो डिस्क्लोज नहीं करते। तो इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड जो थी उसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोजर करने के लोगों ने डाला था बात, बट वो CIC ने नहीं माना। अब तो इसमें आप देखो क्या क्या इश्यूज़ हैं। देखिए ये बैजू का मटेरियल है, इसमें उसने मतलब इंटरनेट पर डाल रखा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में पूरा दे रखा है। तो इसमें देखो आप पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है वो आपको दे रखा है ना। कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रल बॉन्ड, अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसमें लिखता है इवन दो द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम एक्ट एज ए मेजर अगेंस्ट द ओल्ड अंडर द टेबल डोनेशन सिंस बॉन्ड आर थ्रू चेक्स एंड डिजिटल पेपर ट्रेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस देर आर मेनी की प्रोविजंस ऑफ द स्कीम दैट आर कॉज ऑफ कंसर्न्स। तो पहला क्या है, एनोनिमिटी। कहता है एनोनिमिटी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कहता है कि जो बैंक इश्यू करती है, मतलब जो बैंक इशू करती है एटलीस्ट वो बैंक को तो पता होगा कि किसने ये परचेस करा है, और अगर जो गवर्नमेंट है, जो उस समय की गवर्नमेंट है, उसे तो पता चल सकता है कि किसने किसे कितना पैसा दिया है। दूसरा देखिए जो ट्रांसपेरेंसी जो इश्यूज़ है उसमें क्या है, कंपनी को ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं कि उसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया। अगर आप इसके थ्रू दे रहे हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, पहले था कि कॉर्पोरेट डोनेशन जो है उस पर 7.5% की कैप होती थी, इस कैप को हटा दिया। अब इसका मतलब जितना चाहे उतना पैसा आप दे सकते हो। तो ये सब प्रॉब्लम है जिसे आपको कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। मैं पहले बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेच रही है, तो जो गवर्नमेंट है वो तो हमेशा जानेगी कि किस तरह के कहाँ पैसे जा रहे हैं। और ऐसे भी अगर आप देखोगे डिटेल तो ऐसा माना जा रहा है कि सिमेट्री नहीं है, और इसमें ये भी कह रहा है कि जो भी टैक्स हेवन में पैसे हैं वो सारे इधर से आ सकते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रल बॉन्ड की ड्रॉबैक्स है। इसको एक बार आप जाके देखो, मैं इस लिंक को शेयर कर दूंगा, है ना, इस लिंक को शेयर कर दूंगा, आप इस लिंक को थोड़ा एक बार जाके डिटेल से पढ़ो, और इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कभी अच्छे से और डिस्कस हम लोग करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग को कंसिडर करना है। फिर हम लोग आएंगे वोटिंग राइट्स टू NRIs। अभी इसमें ना एक इंपॉर्टेंट बस ये है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। पहले क्या होता था कि जो भी हमारे लोग वोट करना चाहते थे वो अपना अपना ये विश रेज करते थे। तो क्या होता था कि उनकी जो बैलेट पेपर होते थे वो यहाँ से पहले पोस्ट से भेजा जाता था, वो उसमें अपना विश साइन करते थे, और उसके बाद वो वहाँ से फिर से भेजते थे पोस्ट के थ्रू। अभी क्या हो गया,
अभी इसने सिस्टम में ये कर रखा कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम में कि जो आप अगर जब नोटिफिकेशन इलेक्शन की आई उसके 5 दिन के अंदर अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया कि आपको वोट करनी है, तो वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो आपको पोस्टल बैलेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली भेज देंगे, जो आपको जल्दी मिल जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसे फिर अपना एक्साइज करके फिर आप रिटर्न कर देंगे, भेज देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये देखो अभी हमने बात की इलेक्ट्रल बॉन्ड की, अभी बात करी हमने वोटिंग राइट्स की, क्योंकि ये सब रिलेटेड है इलेक्शन से। तो जैसे इलेक्शन में कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, ये जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो सब इसके अंदर आती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये सारी जो है वोटिंग राइट्स, कैसे कैसे हमारे पब्लिक को और एम्पावर करना है। तो ये पूरा एक सेक्शन है जो मेंस में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ देख लेना, जैसे प्रॉक्सी वोटिंग। इंडिया में भी प्रॉक्सी वोटिंग नहीं है। प्रॉक्सी वोटिंग जैसे यूके में है, मतलब आप अपना किसी को बोल देते हैं वो आपके बदले वोटिंग करता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो जैसे बोला जा रहा है कि जो लोग दूर दूर में रहते हैं, अभी ये कंट्री ऐसा है, जिस हमारी कंट्री ऐसा है जिसमें बोलते हैं कि 3 करोड़ लोग एनआरआईज हैं, तो वो लोग जो नहीं आ पाएंगे उनको कुछ तो प्रोविज़न देना होगा, तभी तो वो अपने राइट टू वोट को, राइट टू वोट भी एक फंडामेंटल राइट माना गया है हमारे हमारे फंडामेंट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो वो अपने फंडामेंटल राइट को यूज़ कर पाएंगे, तो उसके लिए कहा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आप देखो प्रॉक्सी वोटिंग हो गया, और भी कुछ कुछ है, इसको पूरी डिटेल में पढ़िए आप, बहुत अच्छा दे रखा है। और ये बार बार डिस्कस होगी, एक बात ध्यान रखेंगे, है ना। इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर ये सारी चीज़ें बार बार डिस्कशन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ को पूरा अच्छे से देख लो आप। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है, डीलिमिटेशन कमीशन। ये हम लोग आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्यों है डीलिमिटेशन कमीशन। तो देखो, जब भी ऐसा हम लोग तो समझते हैं ना कि हम लोग इंडिया में एक वन एडल्ट पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट ऐसा लेके चले हैं। तो जब हम लोग कोई भी कंस्टिट्यूंसी बनाते हैं तो उसमें ऐसा उम्मीद करते हैं कि प्रोपोर्शनली लोग हों। तो जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर डिफरेंट होगा या कुछ अगर टेरिटोरियल चेंजेस होंगे, तो क्या होगा, हमें एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो डिसाइड करेगी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अरेंजमेंट होगा। तो अभी जो न्यूज़ आई है इसमें क्या बताया कि लोकसभा स्पीकर नॉमिनेट किया 15 एमपी को टू असिस्ट डिलिमिटेशन कमीशन। तो अभी ये क्यों आई है डिलिमिटेशन कमीशन, तो आपको मैंने पहले बताया था कि अभी देखो आर्टिकल 370 के अंदर वो हटाया, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर हमारे ये जो आपका जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी, और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, यूनियन टेरिटरी रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया उसके अंदर ये आया कि इसका पूरा जो ये है एरिया उसको डिलिमिटेशन फिर से किया जाए। तो अभी एक डिलिमिटेशन कमीशन जो है इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा। चलो उसको हम लोग न्यूज़ भी थोड़ा दिखाता हूँ, वो क्या है उसकी न्यूज़। एक मिनट, ये देखो, डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो JNK पोल मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लिए बना था। तो इसमें आप देखो कि ये जो सेटअप हुई थी वो लास्ट ईयर सेटअप हुई थी, लास्ट ईयर अराउंड ये मिस्टर ये लास्ट ईयर ही सेटअप हुई है। और अभी इसे फर्दर फिर 1 साल का एक्सटेंशन, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द मोदी गवर्नमेंट लास्ट ईयर to redraw Lok Sabha and Assembly Constitution of Union Territory of Jammu and Kashmir and the northeastern state of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland is likely to get an extension of another year। यहाँ तक कि ये जो अभी बनी है ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में भी रिलेटेड डिलिमिटेशंस करेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ हो सकता है किसी कंस्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और किसी कंस्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन बहुत कम हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होंगे कि उसको डिलिमिटेशन करेंगे, जिससे यूनिफॉर्मिटी करेंगे, है ना। तो इसमें देखो एक ये भी है डिलिमिटेशन, जम्मू एंड डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। जो इसकी जो डिलिमिटेशन होगी वो 2011 सेंसस के ऊपर होगी। तो ये अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन बनी है वो ये ये जो आपकी यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी ये, और ये फिर इन सारे स्टेट्स के लिए बनी है। तो इसमें देखिए इसमें अच्छे से दे रखा था कि ऑन 5 अगस्त 2019 द ईस्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बाइफरकेटेड इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज। उसमें ये लिखता है कि ये इसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है उसमें ये बताया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और ये देखो 6 मार्च 2020 कंस्टिट्यूटेड ए डिलिमिटेशन कमीशन। तो लॉ मिनिस्ट्री ने सेटअप करा कि एक डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं लॉ मिनिस्ट्री ने नहीं, ये गवर्नमेंट ने सेटअप करा डिलिमिटेशन कमीशन को 6 मार्च 2020 को। और उसके बाद क्या हुई कि ये 6 मार्च 2020 के बाद इसके
इस साल जो है 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंशन मिला है, क्योंकि अभी वहाँ डिलिमिटेशन हो नहीं पाया है। तो डिलिमिटेशन से रिलेटेड जो है, ये जो इस डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू जो हम लोग ये सारा काम करते हैं, इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, उसके लिए क्या होती है, हमें आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ही इसमें प्रोविज़न था जिसमें ये चीज़ हुआ है। तो देखो इसमें जाओगे, द एक्ट ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूशन इन द कंट्री। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो आर्टिकल 82 कहता है, पार्लियामेंट आफ्टर ईच सेंसस इनैक्ट डिलिमिटेशन एक्ट टू सेट जो टू इस्टेब्लिश डिलिमिटेशन कमीशन। वो 170 में वो स्टेट के लिए कह रखा है। अब इसमें जो प्रीवियस कमीशन बने हैं, देखो 1952, 1963, 1973, 2002 और अभी एक बना है। जो कंपोजिशन होते हैं, एक सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। तो अभी एक जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं उनके अंदर बना हुआ है, और चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे। अच्छा एक चीज़ देखो इसमें, तो इसमें आप देखिए ये जो अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन बनी है वो 6 मार्च 2020 को जो कंस्टिट्यूट हुई, ये हेडेड बाय कौन है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। तो आपने ये देख लिया कि ये जो कह रहा था कि इसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, और कहता है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें देखेंगे ये स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन है के शर्मा, वो अपॉइंट हुए हैं 30 अक्टूबर लास्ट ईयर, और ये भी उसके मतलब उस कमेटी में अपने बातों को रखेंगे। ये जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो ये हो सकता है कि सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया होगा। और इसमें देखो कि इसमें ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुई थी, इसमें लिखा है, इन टर्म्स ऑफ स्पेशल प्रोविजन एज कंटेम्पलेटेड इन सेक्शन 62 ऑफ सेट 2019 एक्ट, द रीएडजस्टमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी इन द सक्सेसर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू असेंबली कंस्टिट्यूएंसी शैल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। देख रहे हैं, बाय द डिलिमिटेशन कमीशन टू बी कंसिडर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट 2002। देख रहे हैं, एज अमेंडेड बाय द 2019 एक्ट। तो 2011 का जो सेंसस होगा 2011 का, उसके बेसिस पे ये चीज़ की जाएगी। और आप ये देखें, यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि लिखा है ना कि द परसुएंस ऑफ द मैंडेट एज कंटेंट इन द सेट 2019 एक्ट। ये जो पार्लियामेंट की जो एक्ट आई, इसके अंदर जो मैंडेट आई, और एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट 2002, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड ए डिलिमिटेशन कमीशन। देखो, डिलिमिटेशन कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है, वाइड नोटिफिकेशन दिस ऑन 6 मार्च, इतना ये काम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं ये होते हैं। ये देखो, ये जो था मैं बताया था ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ कंसर्न स्टेट, वो भी उसके मेंबर होंगे। तो वो अभी नियुक्त हुए थे 2-4 महीने पहले। तो फंक्शन क्या है डिलिमिटेशन का है, और करेंट पोजीशन क्या है। देखो अभी क्या हुआ है, 1981 और 1991 सेंसस के बाद डिलिमिटेशन नहीं हुई है, और इसको क्या किया गया है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में फर्दर फ्रोज कर दिया गया है 2026 तक। क्यों किया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो अनइवन हुई है। तो अगर उस डिलिमिटेशंस अगर नए वाले पॉपुलेशन के हिसाब से सेट करेंगे तो क्या होगी, जो हाईली पॉपुलस स्टेट है वहाँ और ज़्यादा सीट्स हो जाएंगी, और जो जिस स्टेट ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया उनके पास सीट कम हो जाएंगी। तो इसमें आप देख रहे हैं ये सारा हो गया है, जैसे फंक्शंस हो गया, ये डिलिमिटेशंस करेगा, SC STs की जो सीट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फ्रीज किया थी, तो मैं आपको बता दिया कि क्या इसका रीज़न है, कैसे कैसे करा है। देखो अगला टॉपिक है राइट टू रिकॉल। ये हरियाणा असेंबली ने पास करा है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जिसमें पीपल डायरेक्टली अपने विश को एक्सरसाइज करते हैं। उसमें ऐसे क्या क्या हुआ, रेफरेंडम, कोई भी पर्टिकुलर एक्ट आया, कुछ भी पर्टिकुलर इश्यूज़ है, उस पर पीपल डायरेक्ट वोट करते हैं। डायरेक्ट वोटिंग होती है किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, वो होते हैं रेफरेंडम। सिटीजन्स इनिशिएटिव्स, अगर सिटीजन्स खुद से किसी भी allows the electorate to vote on a constitutional legislative measure proposed by the people if the proponent of the measure gather enough signatures to support it। मान लो खुद से सब लोगों ने इनिशिएटिव स्टार्ट करा, जैसे साइन पिटीशन वगैरह करते हैं, और सफिशिएंट अगर हो गया तो उस पर फिर वोटिंग होती है, इलेक्टोरेट के द्वारा वोटिंग होती है। प्लेबिसाइड, जिसमें क्या होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन डिसाइड करते हैं, वो किस देश के साथ रहना चाहते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि मैं किसके साथ रहूँगा, सब लोग वोटिंग करते हैं, प्लेबिसाइड करते हैं। और एक एजेंडा इनिशिएटिव, ये सब देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट है।
तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हरियाणा असेंबली ने अभी हरियाणा पंचायती राज में राइट टू रिकॉल दिया कि जो चुन के जाएंगे उनको वापस बुलाया जा सकता है। उसके लिए प्रोसीजर करा कि उसके लिए कैसे होगा। उसके लिए 2/3 ऑफ द मेंबर्स वोट अगर उसके अगेंस्ट में करेंगे, 50% ऑफ द वार्ड या ग्राम सभा के जो मेंबर हैं वो लिख कर पहले देंगे कि प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जाए, उसके बाद वोटिंग होगी और सीक्रेट वोटिंग में 2/3 मेंबर उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे, तो उस तरह हट जाएगा। देखो राइट टू रिकॉल, अभी जितना चीज़ आपने 5वें में पढ़ा ये सारा इलेक्शन रिफॉर्म है। अभी हम लोग राइट टू रिकॉल पार्लियामेंट के लिए भी बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए भी बात करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशंस हो गया। देखो उसके पहले आपने वोटिंग राइट्स टू एनआरआईज बात करी, उसके बाद आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम की बात करी, उसके बाद सिमल्टेनियस इलेक्शन की बात करी। जो पूरा इलेक्शन है सब बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, आगे भी बात करेंगे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, प्रीलिम्स हो मेंस हो सबके लिए, तो ये इसको बहुत अच्छा से डील करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर अच्छा लगा हो हमारा चैनल तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ थैंक यू वेरी मच।